जीतू श्रीवास्तव आपके अपने चैनल ओरिजिन क्लासेस पर आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस लाइव क्लासेस एंड डाउट सेशंस। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के अंदर मेडिकल में आने वाले उन पोर्शंस को जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, और साथ साथ हम इसमें स्टेप बाय स्टेप अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जूलॉजी के सेक्शन को कवर करेंगे, और जूलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वैसे तो लगभग सारे पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आज हम जूलॉजी के अंदर 12th सेक्शन के उस पोर्शन को लेके चलेंगे जहाँ से जूलॉजी की स्टार्टिंग होती है इन 12th क्लास में। तो अगर हम बात करें इस पोर्शन की, तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करें, इसको स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम कुछ बातों पे पहले ध्यान देंगे। जैसे आप लोगों ने इस टर्म के बारे में सुना होगा, रिप्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है जो अब तो हमारे एनसीईआरटी से इस पोर्शन से डिलीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 3rd चैप्टर जो है आपका, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब 2nd चैप्टर है, वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप में से किसी से पूछा मैंने, भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो ये लोग बताएंगे कि जी सर, कुछ लोग तो अंदर ही अंदर खुश होने लगते हैं, मतलब उनकी जैसे आत्मा जाग जाती है रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही। और जो अपने मैथ्स वाले बच्चे हैं, 7 वाली क्लास में जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक जाएगी, वैसे जाती नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, स्लो बोलने पर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। मेरा मानना है कि बात इस सलीके से कही जाए कि सामने वाले को वो बात आसानी से समझ में आ जाए, चिल्लाना क्यों। तो अगर हम उनसे बात करें, कुछ हमारे IITians से पूछेंगे, तो वो कहेंगे सर 10th में पढ़ा था सर, हम प्रजनन कैसे करते हैं, हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। तो वो कहते हैं कि हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर ही यही है। क्यों? वो साइंस पढ़ते इसके लिए ही हैं। उनके मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं और कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन मतलब चैप्टर हमारे को याद है, तो ये वाला चैप्टर याद है। हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं जैसे फ्लावर में पढ़ा होगा स्त्री केसर, पुकेसर। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो क्या है ये है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है जी। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो कोई एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, या फिर 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, गिव्स बर्थ देगा। और बर्थ किसको देगा? तो वो बर्थ देगा न्यू ऑर्गेनिज्म को, नए ऑर्गेनिज्म को। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्या होता है इसमें? ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। ठीक है, किसे बर्थ देंगे? किसी नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बोल दिया न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हाथी के बच्चे का जन्म हो रहा है, या मान लीजिए लॉयन ने रिप्रोडक्शन करा, वो गीदड़ ने जन्म लिया, ऐसा नहीं है। अगर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो नया ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? वो भी ह्यूमन ही होगा। कभी देखा है आप लोगों ने कि भाई हमारे वो कहते हैं कि जैसे वो बच्चा कहता है मैं चाचा बन गया जी, क्या हुआ? लड़का हुआ लड़की हुई। ये थोड़ी कहता है मेरे यहाँ सांप का सपोले का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं होता ना।
तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म सेम होगा। यानी कि अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ऐसा क्या है जो रिप्रोडक्शन में वो चाहता है कि उसकी जनरेशन आगे बढ़े। जैसे शादी हुई लोगों की, विवाह हो गया, शादी के एक हफ्ते बाद लड़की घर आ गई, आस पड़ोस की बूढ़ी दादी आई, वो उसको आशीर्वाद देंगी, दूधो नहाओ पूतो फलो, ठीक है, दे गई आशीर्वाद। फिर वो 4 महीने बाद दोबारा आएंगे, जो आशीर्वाद दे के गई है ना, उनका काम ही होता है कि जहाँ उनको पता रहता है जहाँ आशीर्वाद दे के आए हैं वहाँ 4 महीने बाद दोबारा जाना है और जाके पूछना है। क्या पूछेंगे, ये देखो लड़की को मारे शर्म के लाल हो रही है, चेहरा हाय दैया, सर क्या बताने वाले हैं। भविष्य में होगा आपके साथ भी ऐसा नहीं है, वही वास्तविकता है। जीवन में आए हैं तो शादी भी करेंगे, शादी करेंगे तो वंश आगे भी बढ़ेगा आपको। तो 4 महीने बाद दादी माँ दोबारा आई घर पे आके दोबारा पूछती हैं, जो लड़की की सास है उससे पूछेंगे, आए कोई खुशखबरी नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। तो रिप्रोडक्शन का रीज़न क्या है, क्यों होता है ये, या कॉज, या इसका रिजल्ट क्या है, कॉज क्या है, या इसके पीछे फिनोमिना क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है टू मेंटेन कंटिन्यूटी, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि ताकि ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपनी जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूटी को मेंटेन रहे या मेंटेन रखे। और अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके पीछे रीज़न, प्रोसेस तो बायोलॉजिकल यही है, फैक्टर और सारे हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने समझ लिया, क्या क्या इसके अंदर होगा, एक बेसिक आइडिया लिया है अभी, और रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है वो पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम वापस आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पास। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक रेगुलेटेड फिनोमेना है जिसके रेगुलेशन का काम करते हैं, इसका रेगुलेशन कौन करेगा, इसका रेगुलेशन होता है मेनली पिट्यूटरी एंड गोनेडल हॉर्मोन्स के द्वारा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कौन करता है, इसे कंट्रोल करेंगे हॉर्मोन्स जो निकलते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से और गोनेड से। गोनेड में क्या आते हैं, गोनेड में आपके मेल के अंदर आ जाएगा टेस्टिस और फीमेल में आ जाएगी ओवरी, ठीक है जी। तो ये इसका रेगुलेशन होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेप होते हैं, हम लोग उन स्टेजेस उन स्टेप को एक बार डिस्कस करते हैं। स्टेप्स एंड स्टेजेस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर हम स्टेप और स्टेजेस को समझेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे जो सबसे पहला स्टेप है या स्टेज है, या उससे पहले हम आपको 2 पॉइंट और समझाते हैं। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। मैंने पूछा था एक बच्चे से, तो उससे मैंने पूछा भाई आप यूनिसेक्सुअल हैं या बाइसेक्सुअल, मतलब ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। वो अपने मस्त खड़ा हुआ और उसने बड़े ही जोश व खरोश का जवाब दिया, सर बाइसेक्सुअल। तो वही क्लास हंसने लगी पूरी। बाइसेक्सुअल, मैंने पूछा भाई बाइसेक्सुअल कैसे हैं आप, तो थोड़ा उस बेचारे को आइडिया नहीं था, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे तो समझ के जवाब दीजिए, इसमें आइडिया हो तब आप कहें, खुराफाती दिमाग ना चलाएं। तो ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन है यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब कि ह्यूमन के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन देखा जाएगा, इधर
मेल सेक्स ऑर्गन होगा तो वो मेल हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, और अगर उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो वो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। सेक्स के बिहाफ पे तो मेल और फीमेल, और अगर हम जेंडर की बात करें उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई करें तो पॉपुलेशन में ह्यूमन में 3 हो जाएंगे, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो ह्यूमन कैसा है, यूनिसेक्सुअल है अगर सेक्सुअलिटी की बात करें तो। दूसरी बात, ह्यूमन शो करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जैसे मैं एक बच्चे से पूछूं, मैं उमा शंकर से पूछता हूँ, उमा शंकर हमारा काफ़ी जो है समझदार स्टूडेंट है, इससे अगर हम पूछें कि भाई उमा शंकर आया नहीं आया, नहीं आया, छुट्टी पर रहता है, इससे अगर हम पूछें कि भाई बताइए आपके राइट वाले बेंच पे जो व्यक्ति बैठा है वो मेल है या फीमेल, ये देख के तुरंत बता देगा सर जी फीमेल है। और अगर हम उसी से पूछें, मतलब राइट वाले बेंच में जो व्यक्ति बैठा है उससे पूछे तुम्हारे लेफ्ट साइड जो बैठा है वो मेल है या फीमेल, तो बता देगा तुरंत ये मेल है। इसका मतलब हम ह्यूमन को देख के बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा छोटे बच्चों के केस में नहीं होगा जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, जिनका अभी जन्म हुआ है उसने माँ ने कपड़े वपड़े पहनाए, खूब अच्छे से तैयार करके बच्चे को ला के रख दिया है पालने। आप पहली बार गए, आपको पता नहीं उसके यहाँ मेल का जन्म हुआ है फीमेल, आपने जाके बोल दिया अरे कितना सुंदर काका है, पीछे से उसकी माँ आएगी और काका नहीं काकी है ये। तो ये किस केस में होगा, जब सेकेंडरी कैरेक्टर्स या हम बोलेंगे थोड़ी सी एज बढ़ेगी तो आप उसमें देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब हम स्टेजेस के पर वापस आते हैं। स्टेजेस की अगर हम बात करें तो सॉरी स्टेजेस में सबसे पहले हमारे पास आता है, पहला जो स्टेज है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस नाम से आपको क्लियर हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। और ये मेल फीमेल में अलग अलग होगा। ठीक है जी, मेल की अगर बात करोगे ये ऐसे गोला बना के तीर मार दो, मेल है, मेल का सिंबल है ये। मेल में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर जो फीमेल की बात करोगे तो फीमेल में क्या होगा, oogenesis। तो पहला स्टेप हो गया गैमेटोजेनेसिस। दूसरे स्टेप की बात करें हम, ये फर्स्ट हो गया। दूसरे स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप है गैमेट ट्रांसफर, यानी कि और ह्यूमन में जो गैमेट का डिपोजिशन होता है तो स्पर्म डिपॉजिट होते हैं फीमेल के ट्रैक्ट के अंदर, और ये प्रोसेस है कैसा, इसको बोलते हैं हम लोग इंसेमिनेशन। तो दूसरा स्टेप है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब डिपोजिशन ऑफ स्पर्म या सीमन बाय द मेल इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, और इसके लिए नेचुरल यदि हो रहा है तो नेचुरल ये कैसे होगा, नेचुरली होगा ये बाय कोइटस, इसको बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, और आर्टिफिशियली हो सकता है एआई के द्वारा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है, एआई मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके बाद स्पर्म डिपॉजिट हो गए। अब तीसरा स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, वही फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। चौथा जो स्टेप होगा यहां लिख रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। फोर्थ स्टेप है क्लीवेज। क्लीवेज मतलब जो जाइगोट बना है उस जाइगोट में होगा डिवीजन, और उसके डिवीजन से क्या बनेगा, डिवीजन से फाइनली बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इसके बाद
5वां स्टेप है, अब जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अब ये यूट्रस की वॉल के साथ जाके अटैच हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन। तो अगला स्टेप है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम है निडेशन, इसे निडेशन भी बोलते हैं। इसमें ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल के साथ जाके अटैच हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है इम्प्लांटेशन के बाद वो है जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब डेवलपमेंट। अब उस ब्लास्टोसिस्ट के अटैच होने के बाद उसकी डेवलपमेंट चलेगी। डेवलपमेंट में, जेस्टेशन में 3 स्टेजेस आएंगी आपके पास। कौन कौन सी स्टेज आएंगी? तो जी पहला हो जाएगा इसके अंदर क्या, जैसे अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट के बाद क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। सबसे पहले प्लासेंटा बनेगी, तो प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद बनेगी जर्म लेयर, तो गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा। और जर्म लेयर के फॉर्म होने के बाद क्या होगा, फिर हो जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन की डेवलपमेंट हो जाएगी। जेस्टेशन का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये ह्यूमन के लिए तो सभी को पता ही है, कितना होता है, ये कितना होता है, 9 मंथ, लगभग ठीक हो, ये होता है 9 मंथ्स 7 डेज। डेज में अगर बात करें तो लगभग डेज के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। मेरी तो मैथ इतनी शानदार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है ये है 280 डेज, ठीक है। 280 के आसपास आ जाएगा, ये 280 डेज हो जाएंगे। वीक में आप निकाल लेना कि कितने वीक्स होंगे। जो वीक्स में निकाल के लाएगा उसे हम चॉकलेट देंगे 5 रुपये वाली, ठीक है जी। अब 5 वाली मिलेगी अभी तुम्हारे लिए। तो जेस्टेशन के बाद आगे अगर हम बात करें, जैसे ही ये टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, इसके बाद होगा डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्चुरेशन, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिलीवरी ऑफ बेबी। हाँ, बेबी छोटे बच्चे के लिए यूज करते हैं हम। मुस्कुरा रहा है बैठे बैठे। हाँ, बच्चे के लिए यूज करेंगे। तो पार्चुरेशन का मतलब क्या होगा, जब फुल्ली फॉर्म हो जाएगा फीटस, पूरी तरह डेवलपमेंट हो जाएगी उसकी, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, तब उस ऑफस्प्रिंग का बर्थ हो जाएगा। और फिर बर्थ के बाद फर्स्ट उसको मिल्क फीड कराया जाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा, मिल्क फीडिंग होगी, जिसको बोलेंगे हम लैक्टेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी हैं, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा रिप्रोडक्शन के बारे में, उसकी डेफिनेशन देखी, रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर हमने देखा कि ज़रूरी क्यों है, ताकि कंटिन्यूटी को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद हमने समझा कि रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले ह्यूमन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं या क्या इसको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करते हैं इसको हार्मोन, मेनली इसमें आते हैं आपके पिट्यूटरी हार्मोन और गोनेडल हार्मोन। इसके बाद फिर हमने 2 टर्म समझी कि ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन है यूनिसेक्सुअल। फिर हमने देखा उसके अंदर कंडीशन कैसी है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब इसमें आप मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट कर सकते हो मेल और फीमेल को, देख के बता सकते हैं कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। इसके बाद हमने देखे स्टेजेस, गैमेटोजेनेसिस नंबर 1, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो आज की क्लास में हमने इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब करें। और हम लोग ऐसे ही लेक्चर्स अदर सब्जेक्ट के भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, बेसिक से सिलेक्शन तक विद ओरिजिन। थैंक यू सो मच।